हेलो दोस्तों, नमस्ते। कॉमर्स एकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी बहुत ही बेहद खास क्लास होने वाली है। इसके अंदर मैं आज कंपनी का पूरा चैप्टर आपको क्लियर करवाने वाला हूं। यानी कंपनी क्या होती है, कंपनी का मीनिंग्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी अकाउंट के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहला कंपनी से आशय। कंपनी का क्या आशय है? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित एक ऐसी कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अपने सदस्यों से क्या होता है, पृथक अस्तित्व होता है, जिसका निर्माण किसी व्यवसाय से लाभ अर्जित करने हेतु और जिसकी एक क्या होती है, सार्वमुद्रा होती है। ये जो आपका मीनिंग है इसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम जो आपका चल रहा है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है? 2013। इससे पहले जो चलता था 1956 चलता था। इससे पहले बात करें तो जो कंपनी एक्ट है वो कौन सा चलता था? 1956। वर्तमान में जो कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। ठीक है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित एक ऐसी कृत्रिम व्यक्ति है, ध्यान रखिए, हमें क्या नाम दिया है? कृत्रिम व्यक्ति नाम दिया है, जिसका अपने सदस्यों से क्या होता है, पृथक अस्तित्व होता है, जिसका निर्माण किसी व्यवसाय से लाभ अर्जित करने हेतु, यानी कोई भी कंपनी हम स्थापित करेंगे उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जन करना। और जिसकी एक क्या होती है, सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा को क्या बोलते हैं? सील होती है। आपने देखा कंपनी का एक बहुत बड़ा परफॉर्मा होता है, ठीक है, उसके अंदर सील लगी होती है और कंपनी का नाम होता है, डायरेक्टर के नीचे क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो इसकी एक क्या होती है, सार्वमुद्रा होती है। ठीक है ना। अब देखो कंपनी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, मैंने यहाँ पर भी बताया है कि अभी जो वर्तमान में कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है? 2013 भारतीय कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 अभी चल रहा है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, अब देखो कंपनी से आशय है इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 2013 के अंतर्गत या किसी पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कंपनी से है। यानी ऐसी कोई संस्था जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पंजीकरण हो, या इससे पूर्व के कोई भी इससे पूर्व भी कोई भी अधिनियम के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन कंपनी है, पंजीकृत कंपनियां, वो सब कंपनियां क्या कहलाएगी? कंपनी कहलाएगी। सभी संस्था कंपनी कहलाएगी। कंपनी का पंजीयन एक सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी अथवा प्राइवेट कंपनी के रूप में भी हो सकता है। ध्यान रखना कि कंपनी का जो पंजीयन है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो कंपनी का पंजीयन है, रजिस्ट्रेशन है, वो दो रूप में हो सकता है, एक तो पब्लिक कंपनी के रूप में और एक प्राइवेट कंपनी के रूप में। ध्यान रखना, इस कंपनी के पीछे जो है प्राइवेट शब्द लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड, और इस जो पब्लिक कंपनी के आगे ओनली पीछे क्या लिखा होगा? लिमिटेड शब्द लिखा होगा। ध्यान रखना। अब बात करते हैं कंपनियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी और एकल कंपनी, एकल स्वामित्व वाली कंपनी। पहले जब बात करते थे 1956 के अंतर्गत जब एक्ट था अपना, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 था, उसके अंतर्गत जो ये अपना एकल कंपनी, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मेंशन नहीं थी। ठीक है, जब नया हमारा एक्ट आया भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, इसके अंदर आपको जो एकल कंपनी जो है 1% कंपनी को शामिल किया गया। ठीक है, इसके अंदर एक व्यक्ति को कंपनी चलाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि कंपनी का क्या अर्थ होता है, कंपनी की परिभाषा क्या होती है, कंपनी के कौन कौन से भागों में पंजीकृत होती है, कंपनी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कंपनी के प्रकार। अभी हमने पढ़े थे कंपनी के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी और एकल स्वामित्व वाली कंपनी। अब जिसके अंदर देखो बात करते हैं, पहला पॉइंट है निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी जो है भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार जो है निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, न्यूनतम चुकता पूंजी जो प्राइवेट कंपनी की होती है वो 1 लाख रुपए होती है। अगर इसकी सदस्यता की बात करें, कितने सदस्य होते हैं, तो न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम जो है 200 सदस्य इसके अंदर होने चाहिए। अब बात करते हैं जो इसके अंश है, क्या इस अंश को हस्तांतरण कर सकती है? तो इसके अंश पर हस्तांतरण करने की क्या होती है? प्रतिबंध होता है। ये जो कंपनी जो है, जो जनता में जो है अपने शेयर को जो है इश्यू नहीं कर सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती, हस्तांतरण नहीं कर सकती। जमा एकत्रित, देखो जमा जो जनता से जो छोटी छोटी जमा होती बचते हैं, जमा है, क्या इसको एकत्रित कर सकती है? तो इसमें क्या लिखा है? जमा स्वीकार करने पर भी क्या होता है? इसके अंदर प्रतिबंध लगा होता है। अंशों व ऋण पत्रों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रित करने पर भी क्या होता है? प्रतिबंध होता है। ये शेयर और डिबेंचर को भी जनता में जो है आमंत्रित नहीं कर सकती, इस पे क्या होता है? प्रतिबंध होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जो है पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी के बारे में बात। हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ लिया कि जिसके पीछे जो प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगवाना अनिवार्य होता है, वो प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, जिसकी जो चुकता पूंजी 1 लाख रुपए होती है, उसकी जो न्यूनतम सदस्य 2 होते हैं, अधिकतम संख्या जो 200 होती है। ठीक है,
और वो जनता में जो है शेयर और डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी। इसके अंदर जो धारा है, सेक्शन कितने हैं, 271 है। और इसकी जो पूंजी है वो पदत पूंजी कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए होनी चाहिए। इससे अधिक भी निर्धारित की गई हो, या 5 लाख रुपए या इससे अधिक जो निर्धारित की गई हो। ठीक है, कंपनी जो निजी कंपनी नहीं हो, पहली बात, जो कंपनी कौन सी हो, निजी कंपनी नहीं हो, क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या वो कितनी है आपकी, 7 है। अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, और ये कंपनी जो है अपने पीछे क्या लगाती है, अपना लिमिटेड शब्द लगाती है। लिमिटेड जो है शब्द का प्रयोग करती है। ठीक है, लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। ठीक है ना, लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, अपनी पब्लिक कंपनी कहलाती है। अब हम बात करते हैं एकल स्वामित्व वाली कंपनी के बारे में। एकल व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। 1 पर्सन कंपनी है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 262 के अनुसार कहा गया है कि सदस्यों की संख्या जो है इसके अंदर 1 होती है, यानी अकेला व्यक्ति जो है कंपनी का जो है कंपनी को चला सकता है। ठीक है, इससे पहले जो कंपनी अधिनियम 1956 था उसके अंदर जो एकल जो व्यक्ति कंपनी है उसका किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं था। उसके अंदर एक व्यक्ति को कंपनी चलाने का अधिकार नहीं था। लेकिन जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी को जो है चलाने का जो है स्वीकृति दी गई। ठीक है, अब सदस्यों की संख्या की बात करते हैं, इसके अंदर 1 व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, अब दायित्व की बात करते हैं। इसका जो दायित्व होता है, सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, क्योंकि 1-2 व्यक्ति रहते हैं तो उसका दायित्व भी क्या होता है, सीमित रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं संचालक। इसके डायरेक्टर कौन कौन कितने हो सकते हैं, कम से कम तो 1 डायरेक्टर हो सकता है, अकेला व्यक्ति हो सकता है। और अधिकतम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो आप सभी को पता चल गया प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है और 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी, सारी कंपनियों के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे अंशों एवं अंशों के प्रकार के बारे में। शेयर एंड टाइप्स ऑफ शेयर। सबसे पहले बात करते हैं शेयर क्या होता है, अंश क्या होते हैं। तो किसी भी कंपनी की जो कुल अंश पूंजी होती है उसके छोटे छोटे भाग ही क्या कहलाते हैं, हमारे शेयर कहलाते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अंशों के प्रकार की। अंश कितने प्रकार के होते हैं, अंश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पूर्वाधिकार अंश यानी प्रीफरेंस शेयर और समता अंश यानी इक्विटी शेयर। अंश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। आज हम बात करेंगे पूर्वाधिकार अंश के बारे में, यानी प्रीफरेंस शेयर के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है पूर्वाधिकार अंश और इसके बारे में बात करेंगे। पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, वे अंश जिनके धारकों को निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का जो क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। प्री यानी क्या होता है, पहले। ठीक है ना, इसको हर चीज जो है, हर काम इसको पहले करने का अधिकार होता है। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके धारक जो है, जो अंश धारक होते हैं, इनको निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का पहले से क्या होता है, अधिकार होता है। और कंपनी के समापन पर जो अपनी पूंजी लगाते हैं उस पूंजी वापसी का भी इनके पास क्या होता है, पूर्वाधिकार होता है। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। इसके अंदर मैं पहले बात करता हूँ संचयी और असंचयी पूर्वाधिकार, है ना। उसके बाद अवशिष्ट भागी और अनावशिष्ट भागी, है ना, पूर्वाधिकार अंश। शोधनीय एवं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अभी जो मैंने पढ़ाया है अंश एवं अंशों के प्रकार के अंदर शेयर क्या होते हैं, अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में बताया, जो आपके पूर्वाधिकार अंश, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में बताया सब। अभी मैंने बात की आपके पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं। तो ऐसे अंश जिसके धारक को निश्चित दर से जो है अपना जो लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा उसके समापन के समय पूंजी वापसी करने का पूर्वाधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की टाइप ऑफ प्रीफरेंस शेयर के अंदर संचयी और असंचयी पूर्वाधिकार अंश, अवशिष्ट और अनावशिष्ट जो है संचयी पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय जो है पूर्वाधिकार अंश के बारे में मैंने बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है, तो वे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते, ऐसे अंश जो प्रीफरेंस शेयर नहीं होते, वही अपने इक्विटी शेयर कहलाते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ थोड़ी बात और करें तो इन अंशों के जो धारक होते हैं कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। यानी ये जो अंश है इक्विटी शेयर को जो होल्ड करके रखते हैं वो एक्चुअली में कौन होते हैं, वो जो है ऑनर्स होते हैं। ठीक है ना, वास्तविक क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, ऑनर्स होते हैं। कंपनी के समापन पर इन्हें भी पूंजी वापसी का जो है अधिकार होता है। अगर कंपनी का समापन कर दिया जाता है तो इन लोगों को भी जो कंपनी की जो अपनी जो पूंजी लगाते हैं मुझे पूंजी प्राप्त करने का क्या होता है, अधिकार होता है। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश जो प्रीफरेंस शेयर जो धारक होते हैं उनको सबसे पहले पूंजी वापसी का अधिकार होगा, उसके बाद जो है समता अंशधारियों को जो है पूंजी वापसी का अधिकार होगा।